प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को कवर करेंगे। ठीक, इसमें हम देखेंगे डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी की विशेषताएं क्या है, मीन्स उनके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डीपीएसपी है उसके संबंध में जो अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, मीन्स किसने क्या कहा है डीपीएसपी को। जैसे हमने प्रियम्बल में देखा था कि इसको किसी ने जन्म कुंडली कहा है, तो किसी ने आपका जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, उसी तरीके से। और फिर उसके बाद इसके सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे और इसको अनुच्छेदों पर चर्चा करते हुए हम ये भी देखेंगे कि हम इसको क्लासिफाइड किए हैं, इसका जो वर्गीकरण किए हैं गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी सिद्धांत के आधार पर, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण संशोधन इस पर किए गए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये डीपीएसपी हमें संविधान में मिलेगा कहाँ, है ना। तो डीपीएसपी का जो प्रोविजन है ना, डीपीएसपी का जो हमारा प्रोविजन है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 टू 51 तक। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये याद रखनी है ना। भाग 4 में, भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। अब इसका स्रोत क्या है, मतलब भारत के संविधान में ये वाला जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका स्रोत है आयरिश संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअली आयरलैंड ने पहले स्पेन से लिया, फिर स्पेन जो है हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, तो आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से इसका प्रोविजन भारतीय संविधान में लिया गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है मतलब जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल थे, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, जैसे कोई आपके साथ भेदभाव करता है, आप किसी एक्स जाति से बिलोंग करते हैं और आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाए, ठीक है, कि इस आधार पर कि आप इस जाति से हैं तो आपको यहाँ पर आप एंट्री नहीं प्रोवाइड की जाएगी, या इस जेंडर से हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। ठीक है, हाई कोर्ट पहुंच जाइए, वहां से आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता। जैसे हुआ भी है, जैसे महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो उसके लिए अभी केरल का जो सबरीमाला विवाद आपने सुना ही होगा, उसके लिए फिर क्या हुआ, जो महिलाओं का एक संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रवेश को जो है, उनके जो वहां पर जाने को अलाउड भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी के बेसिस पर आप जुडिशरी मतलब कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं कि माई बाप डीपीएसपी में मुझे ये अधिकार दिए गए हैं लेकिन सरकार या राज्य सरकार इसको पूरा नहीं कर रही है, आप मुझे राहत दीजिए। तो कोर्ट कहेगा आपको, मतलब न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको कहेंगे कि बेटा तुमने शायद फीचर का पढ़ना भूल गए हो, जिसमें ये लिखा हुआ है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आखिर डीपीएसपी को हम अपने संविधान में शामिल क्यों किया है। तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो है आपका क्या, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। किसको स्थापित करना? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक एक तरफ जो है आपके हैं क्या, एक तरफ आपके हैं फंडामेंटल राइट, दूसरे तरफ है आपके डीपीएसपी। डीपीएसपी का उद्देश्य आपने देखा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, ये उद्देश्य आपने यहां पर देखा। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट का उद्देश्य जो होता है वह होता है क्या, राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। किसको स्थापित करना? राजनैतिक या राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? मतलब देश के भीतर, देश के भीतर भीतर सभी का सभी का समान महत्व, देश के भीतर सभी का समान महत्व। ठीक है, अ, ये यहाँ राइट नहीं हो रहा है, मैं इसको उधर लिख दे रहा हूँ, सभी का समान महत्व। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? आपका राजनीतिक लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये हो गया। और डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, जिससे समाज के भीतर लोगों के बीच में समानता है और उनके बीच जो है आर्थिक रूप की समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, आर्थिक समानता स्थापित किया जा सके। कैसे करेंगे? अभी हम जब इसके आर्टिकल्स देखेंगे ना, तो आप खुद ही इसको समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है।
तो ये हो गया डीपीएसपी की कुछ प्रमुख प्रमुख बातें, ठीक, और मतलब उसकी प्रमुख विशेषताएं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए जो है अलग अलग क्या दिया है, अलग अलग जो है बातें कही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पर नंबर पर हम देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कहा है भारतीय संविधान की नवीन विशेषता, डीपीएसपी को क्या कहा है, भारतीय संविधान की नवीन विशेषता, ठीक है, या नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। फिर जो हमारे ग्रैनविल ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, डीपीएसपी को कहा है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक। तो वहां पर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर जो विद्वान है, ठीक है ना, जो पर्सन है, उसका जो वहां पर नाम दिया रहेगा कि किसके बेसिस पर क्या कहा गया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर केटी शाह है। प्रोफेसर केटी शाह जो है, एक तरीके से उन्होंने डीपीएसपी की आलोचना की है, ठीक है। आलोचना इस प्रकार की है कि डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा या देय होगा, ठीक है। सामान्यतः तो ऐसा होता है कि अगर आप बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल जो है उसको क्या कर दिया जाता है, उस पैसे को आपके ट्रांसफर में या जहां भी आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वहां ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों, देखिए क्या है, जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सोर्सेस की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सोर्सेस की, या हम मैं कहूं संसाधन की, ठीक है, संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। हमारे पास ढेर सारे संसाधन होने चाहिए। जैसे अगर अभी अब दिवाली दिवाली का त्योहार आने वाला है, आपको अगर दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, एकदम घर को चकाचक करना है ना, फिर क्या है, आपको जो है सभी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मिठाइयाँ खरीदनी है, तो उसके लिए आपको जरूरत है पैसे, है ना, रोकड़ा की जरूरत है, ठीक। अगर आपके पास पैसे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आपका बजट आपको अलाउड करेगा। तो वैसा ही था कि जब भारत देश आजाद हुआ, भारत देश को आजादी मिली, उस समय हमारा जो बजट, हमारे देश की जो ट्रेजरी, जो हमारा राजकोष था, वो हमारे देश की सरकार को इसके लिए कैपेबल नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसलिए अगर डीपीएसपी को क्या है, जस्टिसेबल बना दिया जाता, फोर्सिएबल बना दिया जाता, तो दिक्कत ये हो जाती कि फिर न्यायालय में मुकदमों की जो है वह अंबार लग जाता, ठीक। और राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो उसको जो है लागू करवा सके। इसलिए इसको क्या किया गया, ये कहा गया कि राज्य सरकार जैसे जैसे समर्थ होती जाएगी, मतलब सरकारें हमारी जैसे जैसे समर्थ होती जाएंगी, जैसे जैसे उनका संसाधन इंक्रीज होता जाएगा, उसी रेशियो में वह धीरे धीरे डीपीएसपी को जो है लागू करवाते जाएंगे, ठीक। तो इसलिए केटी शाह ने आलोचना की है कि डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे होगा, मतलब बैंक के पास अगर पैसा होगा तो चेक आपको जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा, मतलब उसको उसका फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो है बोल दिया जाएगा कि बाद में आना। क्लियर है, तो ये है एक्चुअली। देखिए डीपीएसपी का जो सेंस है, मतलब जो शब्द का उद्देश्य है, वो अभी मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है आपको, वो मैं आपको आर्टिकल्स के साथ क्लैरिफाई करूंगा, तो वहां पर इसको और समझिएगा। इसको और ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, धीरे 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 जैसे जैसे आपके पास संसाधन बढ़ते जाएंगे, जैसे होता है ना, होता भी है हमारे घर परिवारों में भी होता है कि मान लीजिए अभी घर का रिनोवेशन करवाना है, पैसे कम है, तो उस पैसे से जितना हो जाएगा उतना करवा लेंगे, फिर जब फिर संसाधन आएंगे तो फिर हम उतना रेनोवेशन करवा लेंगे, या जो भी चीजें खरीद के हमको लानी, तो धीरे धीरे एक साथ तो सब चीजें नहीं खरीदने लेते ना। घर में कभी बड़े भाई को मोबाइल दिला दिए, फिर अगले साल छोटे को, फिर अगले साल ये गाड़ी, इस तरीके से जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुविधाओं को भी हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो वैसा ही डीपीएसपी के साथ भी है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका केसी वियर महोदय है ना, इनका बहुत कई बार आप नाम का जिक्र होगा, ठीक। केसी वियर साहब जो है, इन्होंने कहा है इसे डीपीएसपी को लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, क्या कहा है, लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, ठीक। मतलब ये भारत राज्य के लक्ष्य और जो आकांक्षा, जो एम्बिशंस है, उनका एक घोषणा पत्र है। मतलब भारत सरकार क्या चाहती है, क्या लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं भारत के लोग अपने लिए, और उनके क्या आकांक्षाएं हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उनका एक घोषणा पत्र है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशन, ये किसने कहा है, केसी वेयर ने कहा है। फिर एक सर आइवर जेनिंग्स है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने कहा है पवित्र आकांक्षा, क्या कहा है, पवित्र आकांक्षा, सेक्रेड एस्पिरेशन, या
अ, जो ऑस्पिशियस होता है ना, पीसियस एस्पिरेशन कहा है इसको। क्या कहा है? पीसियस एस्पिरेशन या सेक्रेड एस्पायरेशन कहा है, ठीक है? तो पवित्र आकांक्षा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप लोग सब, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है, जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगा रहे होंगे। तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ अपनी क्लास के थ्रू, ठीक है? दोस्तों, हमारे पास कम समय है। अगर मैं चाहूँ तो इनको बहुत डिटेल में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं जब हम यूपीएससी की क्लासेस होती हैं, एमपीपीएससी की क्लासेस होती हैं, तो हम एक-एक पॉइंट को डिटेल में एलाबोरेट करके पढ़ते हैं। लेकिन अपने पास समय कम है, और जो है समय कम है, उसके बेसिस पर जो है हम ध्यान रखते हुए इसको पढ़ रहे हैं। फिर भी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए आपके लिए, वहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, डीपीएसपी का वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन। तो डीपीएसपी का जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो हम इसको मुख्यतः 3 मुख्य सिद्धांतों के आधार पर बाँटते हैं। एक है आपका क्या, समाजवादी सिद्धांत, एक है गांधीवादी सिद्धांत, और एक है उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब होता है समाज में समानता स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास। तो ऐसे अनुच्छेद, डीपीएसपी के ऐसे अनुच्छेद जिनका उद्देश्य समाज में समानता को स्थापित करना होगा, वो समाजवादी सिद्धांत में आएंगे। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। देखिए, गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे ग्रामीण स्वराज। क्या चाहते थे? ग्रामीण स्वराज। गांधी जी का उद्देश्य ये था कि भारत में जो है वह ग्रामीण स्वराज हो। मतलब भारत के गांव इतने सेल्फ सफिशिएंट हों कि वह अपनी सभी आवश्यकता की चीजें वहीं पर उत्पादित कर लें। इसलिए गांधी जी के द्वारा जो है, मतलब वो स्वदेशी पर बल देते थे। तो और गांधी जी उदारवादी भी थे, समाजवादी भी थे। तो ऐसे तत्व, डीपीएसपी के ऐसे तत्व जिनका उद्देश्य जो है ग्रामीण स्वराज या ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए होगा, उन सबको हम शामिल करेंगे गांधीवादी सिद्धांत में। फिर है नेक्स्ट उदारवादी। उदारवादी का मतलब ये होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर मैं कहूँ पर्सनल लिबर्टी को जो इंक्रीज करता है, ठीक है, उसको जो इनहेंस करता है, ऐसे सिद्धांतों को उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इनका कहने का ये रहता है, उदारवादियों का जनरली मानना ये रहता है कि योग्यता के आधार पर समाज में संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी लोग इसमें से योग्य होंगे, जो अच्छा मन लगा के पढ़ाई करेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पढ़ाई के नाम पर यहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे, केवल खुद को और अपने परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, वो घूमते रह जाएँगे। ठीक? तो उदारवादी सिद्धांत का मतलब होता है, जो जिस चीज़ के लिए योग्य होगा, उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक? उसमें सरकार को, राज्य को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ये 3 सिद्धांतों के आधार पर हम डीपीएसपी का वर्गीकरण करते हैं। अब हम देखते हैं डीपीएसपी के जो है, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब समझिए कि मैं आपको डीपीएसपी का थोड़ा-सा एसेंस बता देता हूँ। देखिए, डीपीएसपी का नाम ही है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसको हम संधि विच्छेद करते हैं इसकी। पहली बात तो किसके लिए है ये? राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए। क्या है? नीति, मतलब जो राज्य के द्वारा जो है पॉलिसी बनाए जाते हैं, उसके नीति के लिए। और तीसरे नंबर पर क्या है? ये निदेशक सिद्धांत है। कैसे सिद्धांत है? निदेशक सिद्धांत है, ठीक है? निदेशक सिद्धांत है। तो ये है स्टेट के लिए। स्टेट में दोनों चीजें शामिल है ना, सिर्फ एमपी छत्तीसगढ़ मत समझिएगा। स्टेट मतलब भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, क्योंकि राजनीति विज्ञान में मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट का मतलब होता है पूरा कंट्री, पूरे देश, है ना? नीति मतलब क्या है आपका? पॉलिसी। मतलब सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाए जाते हैं, जैसे लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब नीतियां हैं। और निदेशक सिद्धांत का मतलब क्या है? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डीपीएसपी का एसेंस ये है कि जब राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करे, जब राज्य जो है अपनी पॉलिसीज बनाए, अपनी नीतियों का निर्माण करे, तो हम जो ये बात बता रहे हैं, मतलब भाग 4 के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं, उन्हें अपने जहन में रखे, उन्हें ध्यान में रखे। ठीक है? जैसे कई बार होता है कि आप कहीं जाते हैं, तो आपके घर वाले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के भेजते हैं कि बेटा वहां जा रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, है ना? कहीं पर भी पानी नहीं पीना, ठीक है? खाना साफ शुद्ध खाना, ठीक है? तबीयत का ध्यान रखना, टाइम से सो जाना, ठीक? अपने कामों को करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो ये क्या है? एक तरीके का आपको आपके कार्यों में आपके घर वालों का निर्देश है। टाइम से सो जाना बेटा, टाइम से खाना खा लेना बेटा। क्लियर है बात? वैसा ही ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी भी क्या है? राज्य के लिए, सरकार के लिए निर्देश है
कि जब वह अपनी नीतियों का निर्माण करेगा तो किन बातों का ध्यान रखेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके एक-एक अनुच्छेद को ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो अनुच्छेद आता है दोस्तों, वो है आपका अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और वह सेम है जैसा हम भाग 12 में, सॉरी, अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कि राज्य के अंतर्गत केंद्र की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं एवं अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे। ये इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है? 37, जिसमें कहा गया है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं होंगे या प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब इनके आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट है आपका क्या? अनुच्छेद 38 है ना, 38। 38 में ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी के उद्देश्य को बताया गया है, किसको बताया गया है? डीपीएसपी के उद्देश्य को बताया गया है और कहा गया है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। किसके लिए? जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण करना। और वैसे भी जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि डीपीएसपी राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, इसके माध्यम से एक विशेषता आप और यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि डीपीएसपी का उद्देश्य जो है ना, वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करना। किसको स्टेब्लिश करना? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। मतलब एक ऐसा राज्य बनाना जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे, लोगों का शोषण करने के लिए नहीं, लोगों का वेलफेयर हो। ठीक है? अब वेलफेयर कैसे होगा? जब लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज होंगे, लोगों को इक्वल वेज फॉर इक्वल, सॉरी, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, तब तो लोगों का कल्याण होगा। ठीक है? इसीलिए बहुत सारी जो योजनाएं आप देखते हैं अभी वर्तमान में, वो सभी योजनाएं ये डीपीएसपी के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 38(1). ठीक है, इसका सब क्लॉज है। ये क्या कहता है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को, जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक न्याय के लिए फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसमें भी कुछ न्याय का ऐसा सिद्धांत है, जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ न्याय सामाजिक न्याय को भी स्थापित करते हैं, जैसे समानता के संदर्भ में आर्थिक को भी स्थापित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 16, वैसे ही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है 38(2) में जो है आय असमानताओं को कम करना, मतलब जो इनकम डिस्पैरिटी है, आय की जो असमानता है, एक व्यक्ति है जो महीने में लाखों कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 2 वक़्त का खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहा है। मेहनत वो भी कर रहा है। मैं यहाँ जिसकी भी बात कर रहा हूँ, सबकी मेहनत की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, लेकिन 2 वक़्त खाने की रोटी नहीं कमा पा रहा है। लेकिन एक है जो कम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है कमाई करोड़ों में है, लाखों में है। ठीक? तो ये जो असमानता व्याप्त है हमारे देश में, इसको कम करने का दायित्व भी किसका है? राज्य का है। क्लियर है बात? ये डीपीएसपी को ही इंदिरा गांधी सरकार ने जो है एकदम बिल्कुल दिल से लगा लिया था। तो डीपीएसपी को लागू करवाने के चक्कर में उन्होंने लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को कम करने लग गए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों के साथ जो है एक तरीके से कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट उसे क्लेरिफाई भी करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, डीपीएसपी का भी उद्देश्य समाज का कल्याण करना है और फंडामेंटल राइट का उद्देश्य भी समाज का कल्याण करना है। ठीक? अब आ जाता है आपका अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39, जिसमें राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि राज्य को किन नीति सिद्धांतों का अनुसरण करना है, पालन करना है। अब उसमें पहला देखिए, पहला है पुरुषों व स्त्रियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। क्या कहा गया है? पुरुषों व स्त्रियों के लिए, ठीक है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। मतलब इसके माध्यम से राज्य क्या करेगा? जो लाइवलीहुड है, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए जो है वह सफिशिएंट रिसोर्स, ठीक, सफिशिएंट जो है रिसोर्स उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, लाइवलीहुड के लिए सफिशिएंट सफिशिएंट रिसोर्स उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि भाई ताकि वो व्यक्ति जो है अपना जी तो सके, है ना, उसको इतना रोजगार प्राप्त हो कि वो व्यक्ति अपने खाने के लायक तो कमा सके। इसी का एक उदाहरण है, आप लोग जानते हैं, मनरेगा। क्या है उदाहरण? है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें साल भर में लगभग 110 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? आर्टिकल 39 बी। क्या है? आर्टिकल 39
बी, इसमें क्या कहा गया है? संसाधनों व स्वामित्व का वितरण। ये बहुत विवादास्पद रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बात कही गई है कि जो समाज के संसाधन हैं, समाज के जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे समाज में समानता लाई जा सके। मतलब अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो संसाधनों का विकेंद्रीकरण। क्या कह रहा है ये? संसाधनों का विकेंद्रीकरण कैसे करोगे भैया? अमीर लोगों पर टैक्स लगा दो, ठीक है, और उसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक पहुंचा दो। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 500 एकड़ जमीन है, ठीक है, भूमि सुधार आंदोलन चलाओ और सरकार की अन्य योजनाएं चलाओ, और उसके पास 200 एकड़ रहने दो, बचे हुए 300 एकड़ जमीन को जो है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब की जगह मैं इसको कह दूं, जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इससे क्या होगा? समाज के अंदर जो है संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होगा। मतलब कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति नहीं होगी, समाज में संपत्ति का वितरण समान रूप से धीरे धीरे होता जाएगा। जैसे पहले जमींदार होते थे, जमींदार के पास पूरे गांव की जमीन होती थी और पूरा गांव उनके जमीन में खेतीहर मजदूर होता था। तो इसको रोकना। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट भी इससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आय व उत्पादन का विकेंद्रीकरण। आय व उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, आय व उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है भैया? इनकम, वही मैंने बताया कि भैया इनकम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सभी में समान रूप से वितरित हो सके। और साथ में उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है यहाँ पर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के साधन, इनका भी विकेंद्रीकरण करना। मतलब केवल जो है उत्पादन के साधन जो है अंबानी, अडानी, है ना, टाटा, इन्हीं के पास बस ना हो। स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करो जिससे और भी लोग उत्पादन में भागीदार बने। ठीक है, सरकार भी अपनी कंपनियां स्टैब्लिश करे जिससे लोगों को, क्योंकि जो चीजें सरकारी हैं उसके स्वामी कौन होते हैं? लोग, सार्वजनिक कंपनियां कहलाती हैं। तो इसका भी विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 39C। फिर नेक्स्ट है आपका 39D। ये जितने अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हीं को लागू करवाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये वाला जो 39B है ना, इसी को लागू करवाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। ठीक है, 1969 में बैंकों का जो है वह राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया जब उन्होंने, तब भी वो डीपीएसपी को ही लागू करवाना चाह रही थी। ठीक है, उसके बाद इसी लेगेसी को कैरी किया था राजीव गांधी की सरकार ने भी। क्लियर है बात? और वो जो फंडामेंटल राइट को संशोधित कर रही थी, जिसके कारण जो है केशवानंद भारती केस का जन्म हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, उसके कारण, उसका कारण भी यही अनुच्छेद रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या? आर्टिकल जो है 39D। क्या है नेक्स्ट? है आपका क्या? आर्टिकल 39D बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि देखिए आर्टिकल 39D में क्या कहा गया है? सॉरी, आर्टिकल 39D में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब सभी को, अगर मान लीजिए एक महिला और पुरुष है, दोनों समान कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मजदूरी कर रहे हैं, तो ये ना हो कि महिला को 250 मिलेगा, जिनको रेजा कहा जाता है, आपने सुना होगा, और जो पुरुष है, जो पुरुष वर्कर है, जिसको बेलदार कहा जाता है, उसे 300, 350 दिया जाएगा। काम तो दोनों समान कर रहे हैं। ऑफिस में भी ऐसा ही है कि महिलाओं को कम सैलरी पर ऑफिस में अपॉइंट कर लिया जाता है, पुरुषों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। तो ऐसा ना हो, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वेज फॉर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक, मतलब समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39E। 39E क्या कहता है? जोखिम पूर्ण व्यवसाय से संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ऐसे व्यवसाय, ठीक है, या ऐसे कार्य जो, जहाँ जोखिम होता है, ठीक है, वहां पर जो है बच्चों को नियुक्त ना किया जाए, महिलाओं और बच्चों को जो है नियुक्त ना किया जाए। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा है कि जैसे मिलिट्री में भी महिला, अब तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी निभा रही हैं, लेकिन ऐसा होता था कि महिलाओं और बच्चों को, ठीक है, बच्चे तो खैर रिक्रूट ही नहीं हो सकते, या ऐसी कंपनियां या ऐसे फैक्ट्रीज जो जोखिमपूर्ण होते हैं, हैजार्डस होते हैं, वहां पर उनको क्या नियुक्त नहीं किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, उनको रिक्रूट नहीं किया जाता है। फिर है आपका 39F। 39F क्या कहता है? बच्चों के लिए बेहतर माहौल। मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे ही तो देश के भविष्य होते हैं। अगर आपके बच्चे ही बिगड़ैल होंगे तो फिर देश का भविष्य भी बिगड़ जाना है। ठीक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही देश का भविष्य तय करेगी। इसलिए आवश्यक है कि उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले जिससे वो ग्रो कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट आएगा, वो आएगा क्या? 39 का। ठीक है, 39 का। ठीक, अब ये देखो, ये जो 39 का है, इसको आप ऐसे याद रखना और कभी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक, कि 39 का को
लागू करने के पीछे का कारण क्या है, ठीक? इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो लीगल सर्विस है वो बहुत कॉस्टली है। आपको पता है एक छोटे से काम के लिए अगर आप वकील के पास जाएँगे तो 10,000, 15,000, 20,000 आपसे आसानी से ले लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अमीर लोगों के द्वारा निर्दोष कोई किसी अपराध के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए जो गरीब निर्दोष व्यक्ति है उसको फँसा दिया जाता है। ठीक है? सच्चाई तो यही है। ऐसे कंडीशन में और उनके पास इतना पैसा तो है नहीं, बेचारा गरीब है, बड़ी मुश्किल से 2 वक़्त की तो खाने की रोटी जुगाड़ प पा रहा है, ठीक? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति को एडवोकेट की ज़रूरत है, विधिक सहायता, लीगल एड की ज़रूरत है। अब वो कहाँ से अफ़ोर्ड करे? उसके पास तो पैसा ही नहीं। तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। क्या अपॉइंट किया जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपने वो क्रिमिनल जस्टिस देखा होगा या और भी ऐसे नाम मूवीज़ में नाम सुना होगा, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, है ना? तो इनका काम जो ये होता है, ठीक? इनका जो काम होता है वो ये होता है कि यह गरीब लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं और उनके पक्ष में कोर्ट में केस भी लड़ते हैं, ठीक है? अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी वकील कहते हैं इसको, सरकार का ये वकील होता है, ठीक है? तो और उनको कुछ और लीगल एड एंड एडवाइस की ज़रूरत होती है तो इसी के तहत बाद में नालसा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नालसा बनाया गया था, नेशनल अ, हाँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या बनाया गया था? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक? इसका अगर आप हर जिले में इसका एक कार्यालय होता है। अब आ जाता है अनुच्छेद 40, ठीक? अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना के संबंध में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 40 जो है इसमें इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ठीक है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना से ये आर्टिकल जो है जुड़ा हुआ है, ठीक? इसमें ये कहा गया है कि भैया पॉसिबल अब तो खैर उसके लिए संविधान संशोधन आ गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd ग्राम पंचायतों के लिए। पहले तो था नहीं, पहले ये संविधान उसके लिए जो है एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता था और पंचायतों का प्रावधान था, लेकिन संवैधानिक न होने की वजह से सभी राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थापना नहीं की जा रही थी। तो गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्या? अनुच्छेद 40 सॉरी अनुच्छेद 41 41 इसमें काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार आपको दिया गया है। काम का, शिक्षा का व सार्वजनिक सहायता का। देखिए, काम के लिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मनरेगा है और ऐसी बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं। आपके द्वारा भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाया जाता है। सरकार के द्वारा रोजगार मेले लगाए जाते हैं और अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है? और अभी जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई जैसे स्किल इंडिया, ठीक है? स्किल इंडिया अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा, एक पॉलिसी चलाई जाती है ना, फिर बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले खोले जा रहे हैं, जिससे वहाँ लोगों को स्किल किया जा सके। फिर शिक्षा, शिक्षा के लिए तो देखिए आप माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं जगह-जगह पर, ठीक? फिर सार्वजनिक सहायता, ठीक है? पब्लिक असिस्टेंट की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको सहायता भी प्रदान की जाती है। अब जैसे वैक्सीन, अभी जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में लोगों को जो है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन किया गया ना उनका, ये भी तो एक सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंट ही है ना? फिर नेक्स्ट है आपका क्या? आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 जो है वह काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता से संबंधित है। किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता। देखिए, काम की न्याय संगत मतलब दशा या मानवोचित दशा। देखिए क्या होता है, लोगों को काम के लिए रिक्रूट तो कर लिया जाता है, लेकिन उनको वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। ना तो वहाँ अच्छे से जो है टॉयलेट की व्यवस्था होती, ना तो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होगी। अगर मान लीजिए वो कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, तो ना उनके पास प्रॉपर जो है ग्लव्स होते हैं, ना हेलमेट होते हैं जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप देखिए कितनी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। अभी रिसेंट में ही 2-3 महीने पहले जो है एक ट्रेन के जो कर्मचारी जो है, वो ट्रेन उसको जो है डॉक कर रहे थे, तो उसमें वो दब के उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी। ठीक? बहुत सारी बीमारियाँ, मास्क नहीं प्रॉपर जो है मास्क नहीं दिए जाते, केमिकल फैक्ट्री में काम करवाया जाता है। पूरा वो जो केमिकल होता है, वो उनके लंग्स में चला जाता है। ठीक है? तरह-तरह की उनको बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों को। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए इन सब के लिए खर्च करना पड़ता है पैसा और पूंजीपति जो व्यक्ति होता है वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि बस कैसे भी मेरा काम हो जाए, काम करने वाला मरे जिए मुझे उससे क्या लेना देना, बीमार पड़े चूल्हे में जाए, ठीक? तो इसलिए ये कहा गया है इस कि जो है काम की न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाई जाए। सरकार ने इसके लिए फिर कानून भी बनाया है, ठीक? प्रसूति सहायता का क्या मतलब है? जो महिलाएँ जो हैं गर्भवती होती हैं, उन्हें प्रसूति के दरमियान सहायता दी जाए। कैसे? बहुत सारी जैसे मैटरनिटी लीव लीव दिया जाता है, फिर मैटरनिटी सहायता भी दी जाती है, ठीक? आपने ये योजना का नाम सुना होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसमें अगर महिलाएँ हॉस्पिटल में जाकर के डिलीवरी करवाती हैं, तो उनको एक इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है, ठीक?
तो ये सब क्या है? प्रसूति सहायता के संदर्भ में है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है क्या? आर्टिकल 43। क्या है? आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो दोस्तों वह आपका रिलेटेड है निर्वाह योग्य मजदूरी से। 43 क्या कहता है कि आपको इतनी मजदूरी दी जाए कि आपका जीवन चल जाए। है ना? मतलब एक मिनिमम वेज के संबंध में प्रावधान करता है कि मतलब वेज इतना होना चाहिए जो मिनिमम जो है उससे उस व्यक्ति का जो है कल्याण हो सके। मतलब वो अपना पेट तो भर सके एटलीस्ट। ये नहीं कि वो सुबह से काम कर रहा है और आप उसको मजदूरी दे रहे हो 100 रुपए। आजकल के ज़माने में 100 रुपए में होता क्या है? आप 100 रुपए लेके घर से निकले, 2 समोसे खाएँगे, चाय पिएँगे, ठीक है? और थोड़ा बहुत इधर-उधर खत्म 100 रुपए और उसमें उसको अपना परिवार का भी पेट भरना है और खुद का भी पेट भरना है। तो इसको कहा जाए तो निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए। क्लियर है बात? फिर इसी में 43 का है, ठीक है? 43 क्या है? का है। इसको जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा आप मुझे बताएँगे? उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। किसका किनकी भागीदारी? उद्योग प्रबंधन में। मतलब जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में जो है वह श्रमिकों की भागीदारी भी हो। मतलब श्रमिक भी उसमें भागीदार हों। श्रमिक भी शेयर होल्डर हों। इसके लिए एक आप मूवी है, अभी देखिएगा मत, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, लेकिन बाद में कभी अगर वक़्त मिले तो आप एक मूवी देख लीजिएगा, गुरु मूवी। अभिषेक बच्चन जी की मूवी है, अभी उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला है ना? तो अभिषेक बच्चन जी की ये मूवी है जिसको आप देखिएगा। इसमें क्या है कि उद्योग प्रबंधन में मतलब जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके मैनेजमेंट में कैसे वहां कर के जो वर्कर थे उनको भी पार्टिसिपेंट बनाया गया था। क्लियर है बात? तो इससे क्या होगा? मजदूर भी शेयर धारक होंगे तो उनको दो फायदा। एक तो उनको जो मजदूरी मिलेगी, जो वेज मिलेगा वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में कंपनी के शेयर से जो प्रॉफिट होगा वो भी उनको मिलेगा। तो मजदूरी भी मिल गई और कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी उनको शेयर मिल जाएगा। तो डबल फायदा, इससे तो मजदूरों का कल्याण ही होगा। और जहां पर भी मजदूरों का कल्याण होता दिख जाए समझ जाओ समाजवाद है। जहां पर भी गांव की बात दिख जाए समझ लो गांधी जी हैं। ठीक है? जहां पर भी सहकारिता कॉपरेशन की बातें दिख जाए समझ जाओ गांधी जी है। और जहां पर व्यक्ति दिख जाए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें दिख जाए, माई लाइफ माई रूल, समझ जाओ उदारवादी है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें से फिर है 43 खा। क्या है? 43 खा। 43 खा में दोस्तों प्रोविजन किया गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा। देखो मैंने बोला ना सहकारी कॉपरेशन, यहाँ पर कौन आ जाएंगे? गांधी जी आ जाएंगे। समाजवाद में भी यही है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। देखिए सहकारी समितियां के माध्यम से क्या है, व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमूल, अमूल इंडिया, सांची, सखी, सखी और ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए बहुत सारे। एनजीओ तो उनका आर्थिक वो नहीं होता है, नेचर नहीं होता है। तो अमूल का उदाहरण देखिए, ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सांची क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें मल्टीपल, इसका कोई एक अकेला मालिक नहीं है। इसमें जितने लोग इसके शेयर होल्डर हैं, जितने लोग इसमें इस समिति में शामिल है वो सब इसके मालिक हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है? देखिए इससे लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आज अमूल जो है देश का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड है ना? और इवन इसके प्रोडक्ट फॉरेन में भी बेचे जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी का विजन था कि एक अकेला व्यक्ति, जैसे वो कहावत भी है ना कि अकेला चना अ, ऐसे तो पहाड़ नहीं तोड़ता टाइप में ऐसा कुछ करके है। तो वैसे ही कि जब लोग मिल जाएँगे, संगठित हो जाएँगे, तो उसके माध्यम से बड़े मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? चलिए, इसके आगे की चर्चा जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।